तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार पहला चरण और रण भीषण के तहत जो तस्वीरें लगातार फील्ड से अलग अलग उन तमाम जगहों से जहां पर आज वोटिंग डाली जा रही, आज वोट डाले जा रहे हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर वोटिंग हो रही है और देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है, जहां पर आम से लेकर खास सभी लोग सुबह से ही वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं और इसमें अभिनेता भी शामिल हैं और साथ ही राजनेता भी शामिल हैं। और आज तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक्टर रजनीकांत आज चेन्नई की पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो जयपुर सीट पर वोट डालने के लिए पहुंचे। उसके अलावा टी सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल रह चुकी हैं और इस बार साउथ चेन्नई सीट से मैदान में है, बीजेपी की तरफ से वो वोट डालने पहुंची। किरण सिंह देव, इन सब के बीच हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। रुझान आ रहा है। आज मैं जब अपने बूथ पर वोट डालने के लिए गया और सुबह से हम लोग लगभग 4:30 बजे रात से जगे हुए हैं। 1675 हमारा मतदान केंद्र बालाघाट ज़िले में, 1675 मतदान केंद्रों में सुबह 4:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये प्रयास कर रहा है कि सब लोग जग जाएं और सबसे पहले अपने मतों का उपयोग करें, मतों को डालें और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं जान सकता हूं और समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो लोगों का रुझान है, निश्चित रूप से हम पिछले बार जो बालाघाट ज़िले में जो मतों का प्रतिशत था वो इस साल मतों का प्रतिशत भी बढ़ेगा और ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट है आपकी कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी जो बालाघाट में इस वक्त मौजूद हैं। बालाघाट में भारती पारधी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और उनके सामने सम्राट सारस्वत की चुनौती है और ये तस्वीर हम आपको अलग अलग लगातार दिखा रहे हैं। महेश कश्यप बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये वोट करने के लिए पहुंचे और इसके बाद बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार मतदान को लेकर आम जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, बीजेपी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, लखमा जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। लखमा जी ऐसे भी उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मोदी जी के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर। कांग्रेस को लोग नक्सलवाद संरक्षण दिए, जिसके कारण सुकमा जैसे क्षेत्र में रोड, सड़क, बिजली, पानी मूलभूत सुविधा से वंचित है। इसका जिम्मेदार कवासी लखमा। देखिए, लखमा जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। लखमा जी ऐसे भी उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मोदी जी के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर। कांग्रेस को लोग नक्सलवाद संरक्षण दिए, जिसके कारण सुकमा जैसे क्षेत्र में रोड, सड़क, बिजली, पानी मूलभूत सुविधा से वंचित है। इसका जिम्मेदार कवासी लखमा। तो महेश कश्यप यहां पर अपनी बात रखते हुए और अपनी जीत को लेकर सिर्फ आशान्वित हैं, कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी है वही महेश की गारंटी है और साथ ही उन्होंने कवासी लखमा पर भी जमकर निशाना यहां पर साधा है। बिल्कुल। और अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने परिवार के साथ मतदान किया। वोटिंग के पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि मुझे कहीं से कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी को डर था इसलिए उनके बड़े नेता आए। IBC 24 से खास बातचीत की कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने, सुनिए। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी में जबलपुर लोकसभा भी शामिल है और इस वक्त हम मेरे साथ जबलपुर के लोकसभा के प्रत्याशी दिनेश यादव जी मौजूद हैं। उन्होंने अभी मंदिर में पूजन पाठ किया है। पूजन पाठ करने के बाद, भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद अब वोट डालने के लिए घर से निकलेंगे और तमाम आप देख सकते हैं पूरा परिवार साथ में है उनके। तो सबसे पहले दिनेश यादव जी से बात करेंगे। आज मतदान का दिन है, मंदिर से आपने भगवान से आशीर्वाद लिया है, एक प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी। दर्शन तो हमारे रूटीन के हैं, जो जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, भगवान से दर्शन करते हैं, भगवान से ही मांगते हैं कि हे प्रभु, हे माँ जगत जननी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं असहाय गरीबों की मदद कर सकूं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं, मेरे मान सम्मान की रक्षा करना। और आज वोटिंग का दिन है, सुबह पूजा पाठ की है परिवार के साथ। मतदान तो सभी को करना चाहिए और हर नागरिक को करना चाहिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये 5 साल में हमें एक बार अवसर मिलता है, तो इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए और सभी नागरिकों को अपने अपने मत का उपयोग भी करना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की दिनेश यादव जी लोग कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जबलपुर लोकसभा से, और उनको साफ तौर पर कह रहे हैं कि मतदान को लेकर लोग अधिक से अधिक मतदान करें। और बात करें तो ये भी कहना है कि जबलपुर की जो जबलपुर में लंबे समय से भाजपा के सांसद हैं, वो जहाँ 20 सालों में नहीं पहुँच पाए, मैं वहाँ 20 दिन में पहुँचने की कोशिश की है और जनता मुझे चुनती है, तो आगे आने वाले समय में पूरी रूप से जनता के लिए समर्पित रहूँगा। धर्म गौतम, यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी, और ये सीट पर इनका प्रचार बड़ा चर्चा में था। क्योंकि जब ये जनता के बीच जाते थे तो कहते थे कि एक वोट दीजिए और साथ में एक नोट भी दीजिए, और ये कहते थे चूंकि हमारे तो सारे खाते सील कर दिए हैं तो हम खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं, जनता जो पैसा देगी उससे खर्च करूंगा। तो वो कुल मिलाकर उस प्रत्याशी जो प्रचार का तरीका था उससे जरूर चर्चा में आए थे। इनके सामने बीजेपी ने आशीष दुबे को मैदान में उतारा है। MLB स्कूल पे पहुंचकर आशीष दुबे ने भी सपरिवार वोट किया है। उनसे भी बातचीत के हमारे सहयोगी ने, सुनिए जरा। जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुबह पूजा पाठ करके घर से निकल रहे हैं और आपने पूर्वजों का आशीर्वाद लिया है और दादाजी का, पिताजी का और अभी भाभी जी उनकी इस वक्त तिलक लगा रही हैं। तो क्या ये विजय तिलक है? उनकी आकांक्षा तो यही होगी कि इसी कामना के साथ ये तिलक लगाया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये पैर छूकर आशीर्वाद भी आशीष जी ले रहे हैं। तो आशीष जी, ये तिलक जो लगाया गया और साथ ही साथ आपकी धर्मपत्नी जी आपका मुंह मीठा भी यहाँ पर करवा रही हैं, क्या उम्मीद है सर? निश्चित रूप से एक सकारात्मक उम्मीद, जीत की उम्मीद। ये रात कैसी गुजरी? क्योंकि ये रात जो होती है वो बड़ी उथल पुथल भरी रहती है, भले बहुत मेहनत की आपने, हमने देखा है इलेक्शन कैंपेन्स में। मेरे लिए सामान्य रही, कहीं से भी कुछ उसमें नयापन नहीं था। तो आपको क्या यहाँ से फीडबैक समझ में आया? लगातार हमने देखा कि चुनाव प्रचार, आपकी कैंपेनिंग बहुत टाइट शेड्यूल में चल रहा है। देखिए, लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है और समय हमको उतना ही मिलता है निर्धारित, तो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से समय हमको कम मिलता है, इसलिए हमको जरूरत से ज्यादा मेहनत तो करनी ही होती है। और आप सबके सहयोग से मेहनत करके हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक जगह लोगों के बीच में पहुंचे और प्रयास किया, संसदीय क्षेत्र का पूरा दौरा किया। तो आज आपकी किस्मत भी हम कहें, भाग्य जो है ईवीएम में कैद होने वाला है, क्या आपको दावा है आपका? निश्चित रूप से जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहुत शुभकामनाएं भी आपको। तो आशीष दुबे जी जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि आज सुबह 4 बजे उठ गए थे, पूजा पाठ करने के बाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद वो घर से निकले हैं। इस तरह से उनकी भाभी जी ने उन्हें विजय तिलक किया है। और बेहद दिलचस्प है इस बार हितेश जी जबलपुर का चुनाव, क्योंकि साल 2004 से लगातार यहां से राकेश सिंह जीतते आए हैं, लेकिन इस बार यहां पर मौका आशीष दुबे को दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जबलपुर का सियासी रण कौन जीता है। और हमारे साथ उस वक्त छिंदवाड़ा से नवीन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बिल्कुल नवीन, छिंदवाड़ा सीट, इस पर सिर्फ हमारे दर्शकों की नहीं बल्कि देश भर की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के साथ में इस बार यहां पर चुनाव का प्रचार किया, और कमलनाथ यहां से एक तरह से अकेले मोर्चा संभाले हुए थे अपनी तरफ से, कमलनाथ का गढ़, और कमलनाथ के नाम से ये सीट की पहचान होती है। लिहाजा इस बार नवीन चुनाव प्रचार हो गया, दोनों ही तरफ से वोटिंग हो चुकी है। हमने विवेक बंटी साहू को भी देखा और हमने कमलनाथ को भी वोट डालते हुए देखा। आम लोगों के बीच आप लोग मौजूद हैं, बातचीत कीजिए जरा, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोग इस सीट पर छिंदवाड़ा में? नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हितेश जी, छिंदवाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो बेहद दिलचस्प यहाँ का सियासी समीकरण है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि नवीन सिंह को फिर से हमारे साथ कनेक्ट करें, उनसे बातचीत करते हैं। और देखिए, ये अनोखी तस्वीर सामने आई है कि मतदाता कितने जागरूक हैं। शादी हो रही है लेकिन ससुराल जाने से पहले वो बाकायदा पहुंच रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हितेश जी, बिल्कुल, और कई जगहों पर आज तस्वीर हमने सवेरे से देखी है कि दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें भी हैं, बहुत बुजुर्ग जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा कई जगहों पर पैदल चलकर भी वोट डालने के लिए पहुंचे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से हर पोलिंग बूथ पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं से बचपन से ही मैंने संघर्ष प्रारंभ किया जनता की सेवा के लिए,
और फिर सांसद और मुख्यमंत्री बनने पर विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और इसी जनता की सेवा का एक बार फिर सौभाग्य मिला है। मैं ये सोच के भी आनंदित हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है। विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत भी और विश्व गुरु भारत भी। ऐसे भारत के योगदान में सांसद के रूप में मुझे भी गिलहरी की तरह अपने योगदान का अवसर मिलेगा। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास और अपने देश के लिए काम करने का प्रयास करूंगा। तो विदिशा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उसी सिलसिले में अपनी बात कर रहे थे कि पार्टी ने इस बार एक नई जिम्मेदारी दी है और पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बहरहाल हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिन 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग हुई और इसके अलावा देश भर में जहां पर वोटिंग चल रही है वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं, मंडला की बात कर लेते हैं। मंडला में मंत्री संपतिया उइके ने टिक्करवारा में मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की है। यहां पर भी हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, एक बार सुनिए जरा। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह से ही मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं की, तो खासतौर से अगर मंडला की बात करें तो मंडला में महिला वोटर्स जो है उनकी संख्या ज्यादा है। साथ में मतदान केंद्र का रुख करने वाली कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके हैं, उनसे ही बात कर रहे थे। जब आपने वोट किया है और वोट की जो हिस्सा है या ये कहें कि वोट की जो अहमियत है वो लोगों को बताने का प्रयास भी किया है। लोगों को ये भी आपने संदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। लोकतंत्र की महापर्व की सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और सभी मतदाता देवतुल्य मतदाताओं से अपील करती हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और राष्ट्र हित में करें, ऐसा मैं सबसे अपील करती हूँ। क्या चुनौती देख रही है इस चुनाव में, क्योंकि कई सारे मामले और मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस ने उठाए हैं, सत्ता पक्ष को कई सारे आरोप भी है कि वादी जो है वो पूरे नहीं करे। कोई चुनौती नहीं है, जनता समझदार है और जनता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी के सभी के विकास को हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने लोगों के लिए अद्भुत काम किए हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि कौन सरकार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का आशा ये है कि हमारे जो प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं 6 चुनाव, वो 6 के 6 लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं। अनुभव के साथ में जो कामकाज उन्होंने किए उन कामकाज के आधार पर वो कह सकती हैं कि 6 की 6 जो लोकसभा सीटें पहले चल रही हैं वो बीजेपी जीती। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 मंडला। तो 7 सीट पर 70 रिपोर्टर लगातार हम तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दर्शकों को हम भी लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन एक बार फिर से हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं और दंतेवाड़ा से सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेश, बिल्कुल, एक बार फिर से हम नवीन का रुख करते हैं, चूंकि नवीन से इस वक्त हम बात करना चाह रहे थे। नवीन, जानना चाहेंगे आपसे कि छिंदवाड़ा में दोनों ही जो प्रत्याशी हैं नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू वोट डाल चुके हैं और अब जनता लगातार यहां पर सवेरे से ही वोट कास्टिंग कर रही है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर और चूंकि बाकी तमाम अहम मुद्दों को लेकर और बाकी जो चीजें थी उन सब को लेकर किस तरह की चीजें आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए देश, फिलहाल 9 बजे तक का अपडेट हमारे पास है। 15.5% से ज़्यादा छिंदवाड़ा में वोटिंग हो चुकी थी और वोटिंग अभी भी जारी है। चूँकि काफ़ी सारे बूथ हैं छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में, 1900 से ज़्यादा बूथ हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं हो रही है। और मैं इस वक्त छिंदवाड़ा शहर के पोलिंग बूथ पर हूँ। आप तस्वीरों में देखिए 4 बूथ हैं यहाँ पर। चारों बूथों के ज़रिए आसपास के पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है। बहुत आसानी से यहाँ पर वोट डाला जा रहा है, कहीं आपको लंबी कतारें नहीं देखने को मिलेंगी। और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सीनियर सिटीजन भी हैं। सर, आपने वोट किया आज, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके सांसद में, क्या देखते हैं आप? मैडम आप बताइए, चलिए आप बताइए, आप युवा भी हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सांसद किस तरीके का हो, किस तरीके का काम करके दिखाए?
हमारे जो छिंदवाड़ा के जो प्रत्याशी हैं मतलब दोनों युवा हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, मतलब दोनों ही युवा हैं। युवा से ही एक विकास हो सकता है और वो विकास मतलब जो रोजगार उपलब्ध कराए, जल पानी साधन सब नौकरी वगैरह जो उपलब्ध करा दे और जो जनता की सेवा कर सके, ऐसा ही हम सांसद चुनना चाहेंगे। और मैं सभी से चाहूँगा कि अपना वोट अवश्य दें। राष्ट्र हित में सबसे पहले सब सारे काम छोड़ सबसे पहले वोट दें। अच्छी बात कही है आपने, वोट बहुत ज़रूरी है। मैडम, आप क्या उम्मीद कर रही हैं आपके अगले सांसद से? यही चाहते हैं कि वो बस हमारे जो ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं उनकी उन्नति करें, उनका विकास के लिए सोचें, उज्जवल विकास के लिए। पूरे देश को उन्नति, ऐसा सांसद चाहिए जो पूरे देश की उन्नति कर सकें। बड़ी हॉट सीट इस वक्त छिंदवाड़ा बनी हुई है, देश भर में छिंदवाड़ा की चर्चाएं हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कौन आपके सांसद में क्या वो खासियत होनी चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों को? इस बार ऐसा है कि हम लोग जिसका विकास और रोजगार की समस्या मेन है, जो अपन रोजगार की समस्या को दूर करें। सांसद कांटे की टक्कर है, कई सालों बाद ऐसा चुनाव देखने मिल रहा है जिसमें कि उत्साह बहुत ज़्यादा है और उम्मीद है कि रोजगार वगैरह की समस्या मेन दूर हो। बाकी बिल्कुल, इससे पहले तो एक तरफा मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा कांटे का टक्कर है। आप क्या उम्मीद करें सांसद से? मैं अपने नए सांसद से यही उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार छिंदवाड़ा का विकास हुआ उसमें और उन्नति आगे होती रहे और रुकावट ना है, बस वही है। और वोट की अपील करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक वोट करने घर से नहीं निकले हैं। नहीं, इस बार तो और अच्छे से वोटिंग करना है, सब काम छोड़ के, क्योंकि आज इस बार हमें 400 के पार जाना है। चलिए, हाँ, आप बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके अगले सांसद में? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर के मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ें, आप सांसद से क्या उम्मीदों की आप बात कर रहे हैं, तो आमजन के होने के नाते शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मुख्य मुद्दे हैं। और सांसद ऐसा हो जो शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जोर दे, स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जोर दे और युवाओं को लेकर चलने वाला सांसद हो। तो ऐसा ही सांसद की हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो युवा हैं और युवा छिंदवाड़ा की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे युवा प्रत्याशी बेहतर काम करके दिखाएंगे। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अगले सांसद से छिंदवाड़ा के? यहाँ शांति रहे, गुंडागर्दी ना बढ़े और जो भी सांसद आए वो चाहते हैं, युवा लोग ये चाहते हैं कि नौकरियां मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हमने वोट किया है। जाहिर सी बात है, दोनों ही प्रत्याशी अगर युवा हैं तो छिंदवाड़ा के युवा वोटर जो हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो अगला सांसद होगा युवाओं की बात दिल्ली में उठाएगा और ख़ासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर वो छिंदवाड़ा की लड़ाई दिल्ली में जाकर लड़ेगा। ठीक है, नवीन आप बने रहिए हमारे साथ। अब छिंदवाड़ा के बाद रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा का। सुकमा से दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं सौरभ सिंह परिहार। बताइए सौरभ, किस तरह का यहाँ पर आप माहौल देख पा रहे हैं, कितना उत्साह और प्रमुख प्राथमिकताएं और इसके साथ ही मुद्दे क्या है यहाँ की जनता की, क्या सोचकर वो मतदान कर रहे हैं? सौरभ, बिल्कुल, देखिए रचना, मैं अभी सुकमा से आया हूं और जगह जगह जो है गाड़ियां दिख रही हैं। लोग जो है एक साथ ग्रामीण इकट्ठा होकर जो है गाड़ियों में जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर। और निश्चित रूप से 5 साल बाद ये लोकतंत्र का एक पर्व आता है और उस उत्साह में शामिल होने के लिए सारे मतदाता देखने को मिल रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा हूँ और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी मैं दंतेवाड़ा शहर में हूँ, एक पोलिंग बूथ में। आप देखिए यहाँ पर भी जो है महिलाओं और पुरुष की लाइन अलग अलग है और चूंकि धूप होने के कारण भीड़ अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बैठने की जगह और भी बनाई गई है ताकि यहाँ धूप के वाले जगह पे जो मतदाता हैं वो ना रहें। और दूसरी ओर जो है देखिए, मैं अभी एक निर्वाचन मतदान केंद्र में हूँ और यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। आप देखिए कि एक यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और यहाँ पर लोग हस्ताक्षर अभियान का कैंपेन ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम मतदान के लिए यहाँ पर तैयार है और मतदान किया है। क्या नाम दादा आपका? श्रीकांत। श्रीकांत जी, मतदान किए हैं आप? जी। किनको दिए? क्या है माहौल, किसका पक्ष है? माहौल किसका है पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम किसको दिए वो कैसे बता पाएंगे आपको। जिसको भी दिए। तो किसके लिए दिए? विकास के लिए दिए? विकास के लिए दिए हैं और बस विकास के लिए। जी, इसके अलावा आप देखिए कि एक यहाँ पर एक ये भी बनाया गया है चिन्हारी लोकतंत्र के और एक निशान मोर राष्ट्र निर्माण की और छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। इसी तरीके से सेल्फी जोन भी बनाया गया है। कुछ देर पहले आइए मैडम आप सामने, ये मैडम जो है सेल्फी ले रही थी। मैडम आप भी सेल्फी ले रही थी और ये तमाम जो युवा हैं ये सारे लोग सेल्फी ले रहे थे। लेकिन इससे पहले कि जानेंगे, वोट दे दिए आप?
जी हाँ। फर्स्ट टाइम दिए? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है। क्या है इस बार का मूड? इस बार का मोड तो नहीं पता, लेकिन जो भी हम जिसको भी दिए हैं एक अच्छे नेता को देने की सोच रखे हैं और वही सोचकर हम दिए हैं। क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए वही हम अच्छे नेता को इसीलिए चुने हैं कि हमारे एजुकेशन के लिए हो गया या देश के विकास के लिए कि अच्छे विकास हो और अच्छे एजुकेशन को प्रॉपर वे प्रोवाइड करे। ये उम्मीद के साथ हमने एक अच्छे नेता को चुनने की कोशिश की है और अपने अधिकार का अच्छा इस्तेमाल किया है। जी। आप खासकर महिलाएं हैं आप दोनों, तो महिलाओं को लेकर जो बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बातें होती, क्या अभी भी लगता है कि कुछ और डेवलपमेंट बाकी रह गया कि पर्याप्त है? नहीं, बहुत ही आवश्यक है महिलाओं के और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की। अभी जो है मतलब कुछ कम लगती है मेरे को और अधिक सशक्तिकरण की ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण। खासकर ये दंतेवाड़ा में आप लोग रहते हैं, हालांकि आप लोग तो शहर में रहते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ नक्सली एरिया है, तो उनसे संबंधित जो ग्रामीण है यार महिलाओं से आप लोग मुलाकात करते हैं तो कुछ अंतर ऐसा नज़र आता है? मेडिकल फील्ड में मैं कह सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतना प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो लेडीज़ों को जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ तक भी वो नहीं पहुँच पाते होंगे। और उनकी जॉब के विषय में भी कुछ मैं मतलब सोच रखती हूँ कि अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए एक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों को समझती हैं कि और क्या हो जाना चाहिए। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसी भी गांव के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपने वोट अभी कर रहे हैं, अभी कितनी देर से लगे लाइन में? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा हो गया? जी जी। देखिए 1 घंटे हो गए, अभी तक जो है इनको अभी इनका ये इंतजार कर रहे हैं, इनकी बारी नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, युवाओं से। क्या कहेंगे भैया? लगातार आप कितने देर से अभी आए? अभी आए। हाँ। क्या कहेंगे, कौन है राष्ट्र निर्माण के लिए, कौन है? आएगा तब बताएंगे। अच्छा, आएगा तो बताएंगे। काम तो करने दो। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो युवा है और जो अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि 4 जून को पता चलेगा। एक और मैडम से बातचीत करते हैं। मैम, अभी आप नहीं डाली क्या वोट? नहीं, अभी आए। अच्छा, तो क्या है इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने जा रही हैं? अच्छा ही मुद्दा है। तो आपने सुना है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जिनका कहना है कि जो है पूरे बस्तर के विकास को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं और एक ऐसे नेता का चयन करने जा रहे हैं जो यहाँ की बात जो है दिल्ली में सही तरीके से रखे। चलिए आप नज़र बना के रखिए, चूंकि अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर लगातार हमारे सहयोगियों की पूरी टीम तैयार है। जैसा अभी आकांक्षा ने भी आपको बताया कि 7 सीटें और 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर हैं और 70 रिपोर्टर जगह जगह वहां की तमाम अहम तस्वीरें आप तक लगातार सवेरे से ही हम पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच बालाघाट लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी भारती पारधी ने भी वोटिंग कर दी है। पारधी ने मतदाताओं से अपील की है कि भीषण गर्मी को देखते हुए जल्दी से जल्दी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। और हमने देखा भी है कि वोटिंग परसेंटेज में बाकी जो तमाम 6 सीटें हैं उसमें बालाघाट में वोट परसेंटेज ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक पार्षद को सीधे अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली बार बालाघाट सीट से बीजेपी ने किसी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो दिलचस्प यहाँ की जंग है। सम्राट सरस्वार यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन सबके बीच भारती पारधी ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आपका, कई क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, वहाँ भी मतदान सुबह से शुरू हो गया है। क्या लगता है कि आपकी एक बड़े कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है नक्सल प्रभावित क्षेत्र? जैसे बालाघाट नक्सल प्रभावित कहलाता है, हमारा बैहर और लांजी का कुछ क्षेत्र है। मेरी लगातार कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात हो रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना का कहीं कुछ नहीं, बहुत सब जगह कल से अभी तक तो शांति है और मुझे लगता है शांतिपूर्ण मतदान होगा। लेकिन विपक्ष तो कहते कितनी खतरनाक थी और खतरनाक करने के लिए तैयार है। बाकी कश्मीर में जब इमरान खान ने बताया तब विश्वास हुआ, नहीं तो इससे पहले ये उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। दुर्भाग्यजनक है भाई, देश के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाता। तो अब नक्सलियों के बताने से विश्वास होगा कि नहीं होगा? अब जाने इनको क्या होता है। नक्सलियों के भी कह देने के बावजूद अगर ये नहीं मान रहे हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है, कैसे करेंगे इस बात का। आज कांग्रेस के प्रत्याशी, रायपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन रैली जा रहे हैं, अकेले छोड़ दिया गया है उनको। ना कोई पूर्व सीएम है, ना प्रदेश अध्यक्ष है, कोई नहीं है उनको। कैसे देखते हैं? अब ये स्थिति न सिर्फ रायपुर में वरन अनेक स्थानों पर है। परस्पर द्वंद्व है,
परस्पर लड़ाई है, सामंजस्य नहीं है, कोई स्पष्ट भाव नहीं है, किस कारण चुनाव है स्पष्ट नहीं है इनको। ये कोई सर फोड़ने के लिए कोई सांसद बनना चाहता है, कोई गाली देने के लिए सांसद बनना चाहता है। जब ऐसी उहापोह की स्थिति होगी तो ऐसा ही ना होगा। भाई साहब, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है जवानों ने पूरे देश में, तो क्या इनको पुरस्कार तो मिलता है, लेकिन इस बार कुछ जवानों के लिए आप करेंगे क्या अलग से उत्साहवर्धन के लिए? भैया, जवानों के लिए हर दिल में सम्मान बढ़ा है, हर जगह उनका सम्मान है। जो परंपरागत जो ऑफिशियल जो कुछ होना है वो होगा ही होगा। उसके अतिरिक्त भी पहले सारी चीज़ सेटल हो जाने दीजिए, कौन किसने क्या किया सब स्पष्ट हो जाने दीजिए, फिर किया जाएगा। नक्सलियों के बहिष्कार के बाद भी सुकमा और कई क्षेत्रों में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं आदिवासी। तो रायपुर से डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। उन्होंने नक्सलियों पर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की गई है उस पर निशाना साधा है और इसके साथ ही फिर उन्होंने दोहराया कि इस बार भाजपा का मिशन 11 पूरी तरह से कंप्लीट जरूर होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मतदान करने पहुंचे मंत्री केदार कश्यप ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बीजेपी के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट करेगी और बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस को जनता जवाब देगी। सुनिए। बिल्कुल, जिस तरीके से वातावरण है और लगातार जिस तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, हमें विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड मतों के साथ में यहाँ पर विजयी होगी और हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप भी यहाँ पर एक अच्छे मतों के रिकॉर्ड मतों के साथ में इस सीट को में जीत करके हमारे बस्तर का नेतृत्व करेंगे। तो केदार कश्यप यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने वोट डाला बल्कि ये कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशी महेश कश्यप यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। केदार कश्यप उस परिवार से आते हैं जिसने लगातार लंबे समय तक इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया है और क्योंकि उनके पिता बलिराम कश्यप इस सीट से लगातार कई समय तक सांसद रहे, उसके बाद इनके भाई दिनेश कश्यप ने भी यहाँ से सांसद के होने का गौरव प्राप्त किया, उसके बाद अब महेश कश्यप यहाँ से मैदान में है। फिलहाल जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर में लोकतंत्र का महापर्व देखने के लिए विदेशी नागरिक पहुंचे हैं। जबलपुर में मतदान प्रक्रिया को देखने के लिए नागरिक पहुंचे। कनाडा से आए हैं लॉयल और एसी ने यहां पर मतदान की प्रक्रिया को देखा। MLB स्कूल में जहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर पहुंचे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को देखकर उन्होंने खुशी भी जताई और ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है। I've really enjoyed coming and seeing India's democracy at work. Of course, I voted in Canada. I'm not voting here, but it's exciting for me to come and see how it works in another country. And so far, I've really enjoyed seeing people coming to vote. It's been a very peaceful process, and yeah, just happy to see democracy at work in India. ये पहले चरण का मतदान जारी है और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग अंदाज की नजर आ रही है और अब आपको कुछ दुल्हनों की तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की ये दुल्हन है, लेकिन जैसे इनकी शादी संपन्न हुई उसके बाद ससुराल ना जाकर के, विदाई ना करके सीधे पहुंची हैं मतदान करने के लिए। तो यही सबसे बड़ी ताकत है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आम, खास और तमाम जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो भी और युवा मतदाता भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उन सब के बीच में ये तमाम जगहों पर, चूंकि शादी का सीजन है इस वक्त, जगह जगह पर शादी के मुहूर्त हैं, तो शादी को होने जाने के बाद में लगातार दूल्हा और दुल्हन जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए इस वक्त हम सुकमा का नजारा आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं जो है अभी दंतेवाड़ा के एक मतदान केंद्र से वोट करके लोग जो है अपने घर तक जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास हूं और आप इस गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं। इस गाड़ी की कैपेसिटी जो है 10 से ज्यादा नहीं है, लेकिन 22 लोग जो है इस गाड़ी में बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि मैं खुद जो है इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए लोग, चूंकि मेरे को भी सीट नहीं मिली, मेरे कैमरामैन अजय दिखाएंगे कि सारे और जो है लोग लटके हुए हैं और वोटिंग डालकर जो है अपने घर के लिए जा रहे हैं। कि युवा से पूछते हैं, क्या नाम आपका? भीमा मंडावी सर। युवा जी, वोट डाल लिए आप? हाँ, डाल लिए सर। ये गाड़ी क्या किराया करके लाए हैं कि कैसे है? बुकिंग करके लाए सर। बुकिंग करके लाए पूरे गांव वाले? कितने लोग होंगे गाड़ी में? 15-20-22 लोग हैं लगभग? 22 लोग हैं। तो आप लोग वोट डाल दिए हैं, किसके माहौल है अभी यहाँ पर? हम लोग को लखमा कवासी लखमा का माहौल जी।
और इसके अलावा आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं पढ़े सर। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम दादा आपका? अजय कैमरा में दिख रहा है। हाँ क्या नाम? हाँ आप पढ़ाई लिखाई किए? ना बरसात फूल होना सॉरी पुत्र तरह निकल अच्छा वोट डाल दिए? सुनाई तो क्या है माहौल यहाँ पे? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? फुंगार छाप तक बांटता हूँ फुल छाप को दिए। फुल छाप साइड में चला, साइड में देखिए। एक कांग्रेस है, एक फुल छाप है। देखिए मेरे साथ जो है महिलाएं भी हैं, दादी जी हैं, उन दादी जी से बात करते हैं। दादी जी दरअसल क्या है, महिलाएं हमारी जो भाषा है वो नहीं समझ पा रही हैं। वो ये कौन से लैंग्वेज में बोलती हैं? गोंडी। एक बार आप थोड़ा हमारा माइक लेके पूछिए, वोट डाले हैं, इसको कैसे लगा है? अच्छा लगा? पूछो पूछो बोलो। ए पेड़ी वोट वार तिर बिग बेले लगे मत तले ने लेके न ले लगे मत ओ के इतना ने ले बात तो मा आई तुरी हमारे लिए जो युवा है वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं स्थानीय भाषा में, क्योंकि यही समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बार फिर से कोशिश करूंगा। दादी चलिए, तो हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे थे, ये बड़ी रोचक तस्वीर है और हमारे सहयोगी इस वक्त गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये पूरी गाड़ी के अंदर लोग भर के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त चूंकि वहां पर बात करने की कोशिश कर रहे थे और चूंकि हल्बी भाषा में वहां पर बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कुल मिलाकर उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। और देखिए इस गाड़ी के ऊपर भी वो बैठे हुए हैं और IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार भी बकायदा गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और कोशिश कर नहीं पाए तो उन्होंने आपस में ही बात कराने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद वो कितना उत्साहित महसूस कर रही हैं। और चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। नामांकन भरने आज वो जाने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे विदिशा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। PM मोदी और JP नड्डा ने मुझे मौका दिया है, यहीं पर मैंने पूरा संघर्ष किया है। यहां से मैं विधायक बना, सांसद बना, जब मुख्यमंत्री बना तो विकास कार्य किए, क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान। और आपको बता दें तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में विदिशा में मतदान होना है और पूरा जप तप कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, नामांकन दाखिल करने के पहले इसी तरह की तस्वीरें आते हैं। प्रत्याशी पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, भगवान को याद करते हैं। शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान विदिशा जाएंगे। इससे पहले हमने देखा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें क्योंकि लोकसभा की सीट दी गई है, लोकसभा प्रत्याशी उन्हें विदिशा से बनाया गया और विदिशा से सुषमा स्वराज लड़ चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी लड़ चुके हैं और ये खुद भी लड़ चुके हैं, 4 बार के सांसद यहाँ से रह चुके हैं। तो ये सीट नई नहीं है उनके लिए। और विदिशा सीट ने बहुत बड़े बड़े चेहरों को दिया है, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे कि सुषमा स्वराज भी इस सीट से सांसद चुनी गई और अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया। और ऐसे में ये स्वयं भी इस सीट से लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और एक बार फिर से पार्टी एक नई भूमिका में इनको देख रही है, जो कि लगातार 3 टेन्योर यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई और एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद में एक विधानसभा के चुनाव में प्रचंड जीत भी पार्टी को मिली, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे और उनकी तरफ से जो योजनाएं लागू की गई थी उसकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को CM बनाया गया, तब लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या नई भूमिका में होंगे और आखिरकार पार्टी ने भूमिका तय की और उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। और आज जब वो नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने मेरे लिए ये जिम्मेदारी तय की है और जाने से पहले पूजा अर्चना भी वो कर रहे हैं। और इनके सामने कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं प्रताप भानु शर्मा। कांटे की टक्कर कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि विदिशा में जो विजय रथ है बीजेपी का वो उसे रोक सके। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विदिशा क्षेत्र की जनता की सेवा का अवसर दिया है। और जबलपुर के पूर्व सांसद राकेश सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कितना अद्भुत ये नजारा है, क्योंकि इससे पहले वो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मतदान करने जाते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर इस सीट के मतदाता होने के नाते मतदान करने पहुंचे हैं सपरिवार। साल 2004 से लगातार ये जीतते आए हैं। बीजेपी हर बार इन्हें प्रत्याशी घोषित करते आई है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है जबलपुर। और देखिए राकेश सिंह जो जबलपुर सीट से ही लगातार सांसद का चुनाव जीतते आए हैं, इस बार वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि विधानसभा के चुनाव जब हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपने सांसदों को मैदान में उतारा था। तो उसमें एक सीट जबलपुर पश्चिम भी थी, जहां से राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया था। राकेश सिंह ने वो चुनाव जीता, कन्विंसिंगली जीता, और उसके बाद अभी वर्तमान सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं जो एक नई भूमिका में है। तो जैसा कि आकांक्षा बता रही है कि इससे पहले लगातार 4 बार के सांसद इस सीट से रह चुके हैं और आज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि आशीष दुबे को यहां से मैदान में उतारा है, एक ब्राह्मण चेहरे को इस बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और अब वोट डालने के लिए राकेश सिंह यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रदेश मंत्री रह चुके हैं आशीष दुबे। अमित शाह और वीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। 28 साल पहले कांग्रेस जबलपुर की सीट जीती थी और तब से अब तक यहां पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। और 2 ऐसे उम्मीदवार हैं यहां पर, हितेश जी, भले ही हम आशीष दुबे की बात करें या दिनेश यादव की बात करें, दोनों ही संगठनात्मक रूप से अपने पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। छोटे छोटे पदों पर इन्होंने काम किया है और अब जाकर के इन्हें कोई बड़ा मौका मिला है। अब ये सीधे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले दोनों को ही चुनाव लड़ने का कुछ खास अनुभव नहीं रहा है। एक बार दिनेश यादव महापौर का चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कई बार वो पार्षद रहे और साल 2004 से लगातार जो जबलपुर सीट से ही सांसद रहे हैं, चुनाव जीतते हैं राकेश सिंह, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिनेश यादव, उन्होंने सुर्खियां बटोरी अपने प्रचार प्रसार के अंदाज से, जैसा कि हितेश जी ने भी बताया था कि एक डोनेशन बॉक्स लेकर के वो जा रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि आप मुझे वोट तो दीजिए लेकिन उसके साथ आप मेरे लिए डोनेट भी कीजिए। और ये तस्वीरें आप मतदान कर दिया है राकेश सिंह ने और बहुत महती भूमिका इनकी जबलपुर लोकसभा सीट पे, पूरे जबलपुर क्षेत्र में, महाकौशल संभाग में कहना गलत नहीं होगा। लाइव है क्या? इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चलिए हमारे सहयोगी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि राकेश सिंह वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं और हमारे सहयोगी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच लंबी लंबी कतारें आज सवेरे से ही देखने को मिल रही हैं। वोटिंग परसेंटेज भी लगातार सामने आ रहा है और हम वो भी आपको लगातार 1-1 घंटे के बीतने के साथ में वोटिंग परसेंटेज भी अपडेट करते जा रहे हैं। क्या संजू भाई मजा ले रहे हो? तो जबलपुर मध्य प्रदेश की 6 सीटों में हाई प्रोफाइल सीट्स में शुमार है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है। और जबलपुर की अगर बात की जाए, जबलपुर लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे राकेश सिंह, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, अभी सपरिवार उन्होंने धर्मपत्नी और अपने भाई साहब के साथ भी वोट किया हुआ है और नमो हैट्रिक लगेगी। आप क्या कहेंगे जी? राहुल का न्याय वर्सेस मोदी जी की गारंटी? न्याय जनता इसे हास्यास्पद मान रही है। जिस कांग्रेस ने देश की जनता के साथ 50 से 60 सालों तक अन्याय किया, वो आज अगर न्याय की बात करें तो ये हास्यास्पद स्थिति ही है और इसीलिए कांग्रेस आज मजाक का पात्र बनी हुई, उसका नेतृत्व मजाक का पात्र बना है। मोदी जी की गारंटी पर देश का भरोसा है। पहली बार है कि लोग विश्वसनीय नेतृत्व के साथ विश्वास से खड़े हैं, ये मानते हुए कि देश का भविष्य केवल और केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही उज्जवल है। और इसलिए मोदी की गारंटी की एक्सप्रेस में हर कोई खड़ा होना चाहता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये न केवल गंतव्य तक पहुंचेगी बल्कि समय के पहले पहुंचेगी और ठीक जगह पर पहुंचेगी। आपके मिशन 29 में एक हर्डल छिंदवाड़ा माना जा रहा था। इस बार लगातार जो दल बदल हुआ है उसका क्या असर देख रहे हैं? छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इस बार जीतने जा रही है और केवल दल बदल अकेला कारण नहीं है। दल बदल तो इसलिए हुआ कि वहां भी सबको ये भरोसा हुआ कि मोदी जी की गारंटी की एक्सप्रेस छिंदवाड़ा में भी तेजी से चलने वाली है और लोग कांग्रेस को नकारने वाले हैं। और इसलिए वहां लोगों ने इस बार तय कर लिया था कि कमलनाथ जी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद
उस वंशवाद को, उस परिवारवाद को उनके साथ के लोगों ने भी नकारा और जनता भी नकारेगी। कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं कि 5 से 7 सीट लाके वो चौंका देंगे यहाँ मध्य प्रदेश में। चलिए, कम से कम 5 से 7 पर उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, लेकिन अगर वो ये आंकड़ा सामने नहीं रखेंगे तो शायद प्रचार करने के लिए उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। मिशन 29 कामयाब होगा, नमो हैट्रिक लगने 30 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की राकेश सिंह। तो इन सब के बीच आकांक्षा कुछ वोटिंग परसेंटेज के फिगर्स भी आ गए, जैसा हमने बताया कि हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। 11 बजे तक के फिगर अब सामने आ रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज में सीधी से 26% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 11 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में 27.41% यानी करीब 28% वोटिंग हुई है और बालाघाट में सबसे ज्यादा 34% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये बहुत अच्छा फिगर है क्योंकि लगातार बालाघाट में वोटिंग परसेंटेज आगे ही चल रहा है। 34% वोट अब तक यहां पर हो चुका है। और बस्तर की बात करें, बस्तर में 11 बजे तक 26% वोटिंग हो चुकी है। तो ये बस्तर के अंदरूनी इलाके जिस तरह का टेरेन है उसके हिसाब से देखें तो ये वोटिंग परसेंटेज वाकई में अच्छा है और पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था उससे ज्यादा होने की इस बार उम्मीद बस्तर में की जा रही है। लेकिन हितेश जी, क्या ऐसा कि अभी धूप उतनी तपती हुई नहीं थी, क्या इस कारण अभी वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है, या दोपहर जैसे ही धूप और तपती जाएगी तो क्या ये वोटिंग परसेंट कम भी हो सकता है? बिल्कुल, ये होता है, ट्रेंड अक्सर देखने को मिलता है कि अल सवेरे की वजह से थोड़ी ठंडक है मौसम में, इस वजह से ज्यादा वोटिंग होगी और बीच में जब गर्मी तेज बढ़ेगी उसके बाद थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा, लेकिन शाम होते होते फिर से वापस ये बढ़ेगा। लेकिन बस्तर में इसलिए दिक्कत क्योंकि बस्तर में दोपहर 4 बजे तक ही शाम वोटिंग होनी है, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। बालाघाट भी इसी तरह की सीट जहां पर 4 बजे तक वोटिंग होनी है। तो जहां पर 4 बजे तक वोटिंग होनी है वहां पर वोटिंग परसेंटेज देखना होगा और वहीं पर यही वजह है कि बालाघाट में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है चूंकि यहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है और बाकी सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज आगे भी और बढ़ेंगे। सुनिए, लगातार हर एक सीट का वोटिंग परसेंट भी हम आपको टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल फुंदुलाल मार्के की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहडोल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी, बेटा, बहू, बेटी के साथ मतदान किया, उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने। सुनिए। कांग्रेस के प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को पहुंचे हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ में मतदान किया है। क्या कहेंगे, आम जनता से आपकी क्या अपील है? मेरा अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता को मतदान करना चाहिए, वोट देना चाहिए। और चूँकि इस देश की बढ़ती जनसंख्या जो 140 करोड़ की है और एक अच्छा सरकार का गठन हो, उसमें एक एक मतदाता सहभागी बने, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूँ। ये भी कहता हूँ कि अब घर से में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कल काम कर लेंगे 2 घंटे बाद, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग आप अपने अपने पोलिंग में जाकर के जरूर करें। ये गढ़ कहा जाता है, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मजबूत गढ़, 7 विधानसभा सीट बीजेपी के पास और एक आप ही की सीट जो जिसके कारण वो जो सूखा था वो खत्म हो पाया। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं चुनाव को आप? देखिए, ये चुनाव हमने जो है प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमने गांव-गांव में कैंपिंग किया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे शहडोल संसदीय क्षेत्र से मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। जीत को लेकर आश्वस्त है हम 100%, और हर प्रत्याशी आश्वस्त रहता है, मैं तो ज़्यादा हूँ। फुंदेलाल मार्को जो कि शहडोल से कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम जनता से अपील की है, शादियों का सीज़न है, महुआ बिनने का सीज़न है और ऐसे में ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलें, वोट डालें। और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसको लेकर आक्रोश है और जनता को उनका समर्थन मिलेगा। अपनी जीत को लेकर वो काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, शहडोल। और वोटिंग परसेंट हम अब आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 11 बजे तक का अपडेट आ गया है। 30.46% अब तक मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब तक 28.12% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही जबलपुर की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक यहां पर करीब 28% मतदान हुआ है। सीधी में 26.03% मतदान हुआ है। और बालाघाट सीट का भी अपडेट हम लगातार दे रहे थे, जहां पर 34% के करीब वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में ये वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं और ये वजह है कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल जो वोटिंग है 6 सीटों पर वो 30% से ऊपर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की एक ही सीट है बस्तर, यहाँ पर करीब 28% से ज़्यादा वोटिंग
दर्ज की गई है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह का ये मुश्किल टेरेन है और बहुत दूर दूर से यहाँ पर आकर वोट डालना पड़ता है, तो ऐसे में ये अगर 28% के करीब जा रहा है तो ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज है और शाम 4 बजे तक ही बस्तर में वोटिंग होगी। और दुनिया की सबसे छोटी कद की जो महिला है उन्होंने भी मतदान किया है। देखिए आपको बता दें, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इनका नाम दर्ज है और सबसे छोटी महिला है ये पूरी दुनिया की। ये भी अपने परिवार के साथ पहुंची हैं और इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो लगातार IBC 24 पर मेगा कवरेज जारी है। 7 सीट पर 70 रिपोर्टर और उसके साथ ही देश से जो भी एक अद्भुत तस्वीर आ रही है, अनोखी तस्वीर आ रही है, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। सबसे छोटी महिला है ये, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। और देखिए आज कितने उत्साहित होकर के इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सबको ये मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और मताधिकार का प्रयोग आप जरूर कीजिए। और IBC 24 भी आपसे अपील करता है। देखिए वोटिंग पर्सन भी सामने आने लगा है और देखिए कितने खुश है ये अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने परिवार के साथ ये वहां पर पहुंची और इन्होंने वोट कास्ट किया है। तो हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जबलपुर की एक पोलिंग बूथ पर कनाडा से 2 नागरिक पहुंचे हैं और ये भी यहाँ पर वोटिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को देखने के लिए पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत खुशी उन्हें है कि सबसे मजबूत लोकतंत्र, अगर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है कि शांति से और इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। उस पूरे प्रोसेस को उन्होंने देखा। और देखिए नागपुर के मतदान केंद्र ये पहुंची हुई है। सिर्फ 63 सेंटीमीटर इनकी हाइट है, 30 साल इनकी उम्र है और इनका नाम है ज्योति, जो वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट वुमेन है। और ये अपने मत का प्रयोग करने के लिए नागपुर के एक पोलिंग बूथ में पहुंची हैं और इन्होंने मतदान किया है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शादी संपन्न होने के बाद सीधे दुल्हन यहां पर पोलिंग बूथ पहुंची और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट कास्ट किया है। जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मुजफ्फरनगर, नरसिंहपुर और बालाघाट की ये तस्वीरें हैं। और देखिए ये सभी बेहद जागरूक हैं और IBC 24 भी अपने दर्शकों से बार बार यही अपील कर रहा है। देखिए ये दुल्हन है जो अब अपने ससुराल जाने वाली है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है, लेकिन उसके बाद भी समय निकालकर ये पहुंची है वोट कास्ट करने के लिए। जबलपुर की तस्वीर है जहां पर नई नवेली दुल्हन, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। कल ही इनकी शादी हुई है और आज ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले पोलिंग बूथ पहुंची और जबलपुर में जाकर के इन्होंने अपना वोट डाला है। दूसरी तस्वीर सिवनी की है, यहां पर भी एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ यहां पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। छिंदवाड़ा में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। तो दूसरी तरफ हम और बाकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि दुल्हन तो पहुंची ही हैं, उसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी लंबी लंबी कतारें आज सवेरे से ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि काफ़ी उत्साह इनके अंदर है। और बुजुर्ग वोटर्स को भी देख रहे हैं, और बुजुर्ग वोटर्स के लिए खासतौर पर पोलिंग बूथ पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ये आकर आराम से अपना वोट कास्ट कर सकें। और लेकिन कई बुजुर्ग वोटरों को हमने पैदल चलकर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए आते हुए देखा है, तो इस तरह का जज्बा भी देखने को मिल रहा है। युवा वोटर्स वोट डाल के काफ़ी उत्साहित हैं, वोट डालने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। महिला वोटर्स कई जगहों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दिव्यांग वोटर्स भी पहुंच रहे हैं और एक तस्वीर देखिए कि दिव्यांग वोटर पहुंचे और बाकायदा तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए स्पेशल यहाँ पर टीमों को लगाया जाता है पोलिंग बूथ पर, ताकि वो आकर अच्छे से अपना वोट कास्ट कर सकें। तो वहीं दुल्हन के रूप में भी वोटर्स, तो ये तमाम अलग अलग लोकतंत्र के रंग हैं और इसी वजह से हम इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को खास तौर पर मानते भी हैं और दुनिया भर में इसी वजह से भारत के इस लोकतंत्र का लोहा माना जाता है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मोटिवेट जो तस्वीर कर रही है वो बुजुर्ग मतदाता हितेश जी कर रहे हैं और दिव्यांग मतदाता, सोचिए ये अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और ऐसे में आपको भी जरूर अपने घरों से निकलना चाहिए। आप भी जाइए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान की आहुति आप जरूर दीजिए। देखिए दुल्हन वोटर्स निकल रही हैं, एक नई जिम्मेदारी अब उनके जीवन में आने वाली, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मताधिकार की, उसे उन्होंने संपूर्ण किया है। युवा वोटर्स हैं, युवा मतदाता और फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनके बीच सबसे ज्यादा उत्साह, क्योंकि 18 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं उन्हें ये मौका मिलता है कि अब वो देश के लोकतंत्र के लिए मतदान कर सके। तो देखिए लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पर महिला वोटर्स की, बुजुर्ग वोटर्स की, युवा वोटर की। इस बीच बालाघाट में भी वोटिंग चल रही है। बालाघाट के एक मतदान केंद्र पर हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, इसको देखते हैं एक बार।
बालाघाट में जो है सुबह से बड़ी संख्या में मतदाताओं की कतार लगी हुई है। ये बालाघाट का नज़ारा आप देख सकते हैं। बालाघाट वो क्षेत्र है जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन बालाघाट जिले के कुछ विधानसभा, परासवाड़ा है, लांजी है, एक कुछ विधानसभा है जहां पर नक्सल प्रभावित है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बालाघाट के मतदाताओं की जागरूकता, उनका उत्साह बता रहा है कि वो मतदान करने के लिए कितने जो है उत्साही है, कितने उत्साहित है और मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। बड़ी बड़ी जो है पंक्तियाँ यहाँ पर जो है मतदान केंद्र पर बनी हुई हैं। इस जगह पर 4 मतदान केंद्र हैं और चारों मतदान केंद्र पर यही नज़ारा है जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक दुल्हन भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंची। उसके बाद जो है ये पंक्तियां जो है बालाघाट के मतदान केंद्रों का ये नज़ारा, बड़ी संख्या में महिलाएं, क्योंकि महिलाएं एक बड़ी ताकत है इस लोकतंत्र की। और ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये जो है महिलाओं के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जब लोकसभा चुनाव होगा तो जो महिलाओं को जो है संसद में जो आरक्षण बिल पास हुआ उसके आधार पर जो है संसद में स्थान मिलेगा। लेकिन उसके पहले ये 2024 का लोकसभा चुनाव और महिलाओं की जो है कतार आप देख सकते हो। और बड़ी संख्या में जो है बालाघाट में मतदान हो रहा है। हालांकि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा, बाकी पूरे संसदीय क्षेत्र में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो बालाघाट का नज़ारा आपने देखा और लगातार हम अपने दर्शकों को बालाघाट से पल पल का अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि किस तरह बालाघाट की जनता अपने संसदीय क्षेत्र में एक योग्य सांसद को चुनने के लिए मतदान कर रही है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बालाघाट। तो कुल मिलाकर इस वक्त देश भर की 102 सीटों पर पहले चरण के लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। जगह जगह देश भर में जहां पर आज वोटिंग हो रही है, सभी जगह पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और वो राज्य भी लगातार हम आपको बता रहे हैं जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों समेत 10 राज्य ऐसे हैं और 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो आज पहले चरण में ही जहां पर वोटिंग पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। लिहाजा अब सबकी निगाहें तमिलनाडु के ऊपर भी टिकी हुई हैं। इसके अलावा राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। 25 की 25 सीटें पिछले 2 लोकसभा से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास में है। उनमें से 12 सीटों पर आज इस पहले फेज में वोटिंग हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 8 सीटों पर आज पहले चरण में वोटिंग यहां पर हो रही है। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर वोटिंग, जिसके लगातार नज़ारे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा असम और महाराष्ट्र में 5-5 सीटों पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है। बिहार में 4 सीट हैं, कुल मिलाकर 40 सीटें यहां पर हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। और इस पहले चरण में कुल मिलाकर 8 केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। चूंकि 8 केंद्रीय मंत्री जिन सीटों से आते हैं वहां पर आज वोटिंग संपन्न हो रही है। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट पर भी वोटिंग हो रही है। और नबाम तुकी जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन जो कि तमिलनाडु से चुनाव लड़ रही हैं, जिसको हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जो बीजेपी नेता हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। तो तमिलनाडु की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आकांक्षा बहुत उम्मीद है वाकई। और जैसा कि ठीक है, चलिए एक एक करके हम तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। जबलपुर में मतदान करने पहुंचे कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 7 सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत कांग्रेस के हक में होगा। से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में शुमार राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अभी आर्य बालक स्कूल में वोट कास्ट किया है और लगातार इलेक्शन कैंपेन में आप व्यस्त हैं। सागर भी आपको निकलना है। तो सर, मैं आपसे सिर्फ जबलपुर ही नहीं, फर्स्ट फेज की सभी मध्य प्रदेश की 6 सीटें और एक छत्तीसगढ़ की एक और सीट बस्तर के बारे में भी बात करूंगा। क्या आपको माहौल नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सुबह सुबह यहाँ पहुंचा। अच्छी संख्या में मतदाता यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब लोगों को इस चुनाव में रुचि है। एक दूसरा, क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ पूछा कि क्या मैं अपना वोट पहले डाल सकता हूं। सबकी अनुमति के साथ फिर मैं अंदर गया और जब मैं अंदर गया तो मुझे एक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इस बैलेट बॉक्स के पीछे एक नई प्रजातंत्र, नई रोशनी का
उधार हो रहा है। तो सर पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो आपको यकीन है ये कांग्रेस के फेवर में होगा? निश्चित रूप से अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑलवेज इट्स अ वोट फॉर चेंज। बीजेपी ने मिशन 29 वहाँ 400 पार का नारा दिया हुआ, आप किस तरह से इसे लेते हैं? और छिंदवाड़ा की जिस तरह से घेराबंदी की है, आपके कई बड़े नेता जो है यहाँ इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ पाए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नकुल नाथ जी मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, दिग्विजय जी राजगढ़ में बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और मैं आपको निश्चित कर बोलना चाहता हूं, अगर 5-7 सीट का भी मध्य प्रदेश में इजाफा हुआ, मान के चलना देश की सरकार बदल रही है। जनादेश ईवीएम में जनता क्या कैद कर रही है? हालांकि वो कह रहे हैं कि यदि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित मान के चलिए कांग्रेस को एक फेवर जनता से मिलने जा रहा है। इसका अंजाम चुनाव परिणाम में देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। लगातार देखा और अभी भी देखिए, अभी जब वोटिंग हो रही है तो उस वक्त भी सभी लोग अपने अपने हक में दावे कर रहे हैं। हालांकि इन दावों और वादों में कितना दम है ये 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। अभी फिलहाल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और हर एक अपडेट IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का तुरंत हाजिर होता है।